आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है मुझे काम करना पड़ता है। सेकंड है उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। थर्ड है हमें झूठ बोलना पड़ा। और फोर्थ है तुम्हें आना पड़ेगा। तो क्या आप जानते हैं इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? चलिए देखते हैं। हम पहले उन वाक्यों की बात करते हैं जिनके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, इसके बाद टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। हम ही, सी, इट या कोई नाम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और अन्य के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे काम करना पड़ता है। अंत में क्या गया? पड़ता है। मतलब हमें हैव टू या हैज़ टू में से किसी एक का प्रयोग करना है। और हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं क्या है? मुझे, मतलब आई है तो हम काय का यूज़ करेंगे? हैव का। तो आई हैव टू वर्क, मतलब हैव टू के बाद हम काय का यूज़ करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे काम करना मतलब वर्क। तो आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ भी अंत में पड़ता आ गया, तो यहाँ भी हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, उसे मतलब ही, तो ही के साथ हमें हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज़ टू, इसके बाद मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना, मतलब गो, और फिर टू स्कूल, और रोज मतलब डेली। उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जल्दी उठना पड़ता है। अंत में क्या गया? पड़ता है। तो यहाँ भी हम हैव टू या हैज़ टू में किसी एक का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? मुझे, मतलब आई, तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव टू वेकअप अर्ली। वेकअप यानी उठना, और अर्ली मतलब जल्दी। मुझे जल्दी उठना पड़ता, आई हैव टू वेकअप अर्ली। अब हम उन वाक्यों की बात करते हैं जिनके अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? हैड टू का। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, हमें हैड टू का ही प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड टू, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हमें झूठ बोलना पड़ा। अंत में क्या गया? पड़ा। तो यहाँ पे हमें काय का यूज़ करना है? हैड टू का। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमें मतलब वी, इसके बाद हैड टू, फिर टेल मतलब बोलना, और अ लाई मतलब झूठ। हमें झूठ बोलना पड़ा, वी हैड टू टेल ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे सब कुछ करना पड़ा। अंत में क्या गया? पड़ा। तो यहाँ भी हमें हैड टू का प्रयोग करना है। उसे मतलब ही, फिर हैड टू, फिर डू मतलब करना, और एवरीथिंग मतलब सब कुछ। ही हैड टू डू एवरीथिंग, उसे सब कुछ करना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। पड़ता था, तो यहाँ भी हमें हैड टू का प्रयोग करना है। सबसे पहले मुझे मतलब आई, फिर हैड टू, फिर गो मतलब जाना, और विथ हिम मतलब उसके साथ। मुझे उसके साथ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो विथ हिम। अब हम उन हिंदी वाक्यों की बात करते हैं जिनके अंत में क्या आएगा? पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम विल हैव टू या सेल हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल में से कोई एक, इसके बाद हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, अन्य के साथ विल का। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें आना पड़ेगा। तो अंत में क्या गया? पड़ेगा। यानी हमें विल या सेल में से किसी एक का प्रयोग करना है और बाद में हैव टू का प्रयोग करना है। तो देखते हैं हम हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें मतलब यू, तो यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। यू विल हैव टू, और आना मतलब कम, तो यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अंत में आ गया पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव टू, फिर मेन वर्ब क्या है? इंतजार करना मतलब वेट, और फॉर हिम मतलब उसका। वी सेल हैव टू वेट फॉर हिम, हमें उसका इंतजार
करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे झूठ बोलना पड़ेगा, तो यहाँ भी पड़ेगा आ गया। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, ही विल, फिर हैव टू, फिर बोलना मतलब टेल और ए लाई मतलब झूठ। तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू टेल ए लाई। अब जिन वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो वहाँ हमें काय का यूज़ करना है, हैज़ टू या हैव टू में से कोई एक का प्रयोग करना है। यहाँ आ जाएगा ना था, नी थी, ने थे, तो वहाँ हमें काय का यूज़ करना है, हैड टू का। और यहाँ ना होगा, नी होगी, ने होंगे, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो वहाँ विल हैव टू या सेल हैव टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें सच बोलना है, बोलना है, यानी इस सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तुम्हें सच बोलना पड़ता है या तुम्हें सच बोलना है, दोनों का सेम ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में। तुम्हें सच बोलना है या तुम्हें सच बोलना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद हैव टू, फिर मेन वर्ब बोलना मतलब स्पीक और द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें सच बोलना था, अंत में क्या आ गया, ना था आ गया, तो इस प्रकार ना था आया तो हम काय का यूज़ करेंगे यहाँ पे, हैड टू का प्रयोग करके ये सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें मतलब यू, इसके बाद हैड टू, इसके बाद स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना था, यू हैड टू स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो यहाँ ना पड़ेगा आ गया, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, यू, फिर यू के साथ विल हैव टू, फिर स्पीक द ट्रूथ। तो इस प्रकार जिन हिंदी वाक्यों में ना है आया तो हम काय का यूज़ करेंगे, हैज़ टू या हैव टू में से कोई एक का। यहाँ ना था आया तो हम काय का यूज़ करेंगे, हैड टू का। और जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना पड़ेगा, ना पड़ेगी, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहाँ हमें काय का यूज़ करना, विल हैव टू या सेल हैव टू का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।